हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक तरह से जिसको बोलते हैं ब्रह्म वाक्य है, जिससे मैनेजमेंट को प्रॉपरली करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सर हेनरी फ्योल ने इसको दिया था। इसके 7 जो प्रिंसिपल्स हैं हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं 14 में से। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और भी वीडियोस हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज बात करते हैं पहले 8th प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है हमारे मैनेजमेंट में, दैट ऑल द पावर्स विच आर रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो भी ऐसे मैटर्स हैं जो कंपनी की ग्रोथ में इफेक्ट करेंगे, कंपनी के आगे चलकर उसके टर्नओवर में इफेक्ट करेंगे, दैट शुड बी कंसंट्रेटेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। वो टॉप मैनेजमेंट के में होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होना चाहिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। जो भी छोटी छोटी पावर्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइडेड होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स जो उसको डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और उन्हें वो अधिकार देना चाहिए हमें कि वो डिसीजन ले सकें। कोई भी डिसीजन अगर उनके लिए सही है तो उसको लेने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। 9th प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन देखिए क्या है, जैसे ही आप पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो कुछ एक पावर्स जो हो गई वो सेंट्रलाइज हो गई टॉप के पास, और जो पावर्स डिवाइड हो गई वो हो गई सबऑर्डिनेट्स के थ्रू, जूनियर मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स के पास। अब जब ये डिसीजन पावर्स आ रही हैं तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी तो होगी। तो यहां पर बेसिकली स्केलर चेन मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी या रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यहां पर कहा जाता है कि दैट इट शुड बी रिपोर्टेड इन अ लाइन। यहां पर एक लाइन में रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मतलब फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि सबऑर्डिनेट लेवल से टॉप मैनेजमेंट की तरफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और ये रिपोर्टिंग एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधा जाकर मान लीजिए कि लेवल 4 का ऑफिसर लेवल 1 के ऑफिसर को रिपोर्ट करे, ये नहीं होगा। लेवल 4 का ऑफिसर लेवल 3 की करेगा, लेवल 3 का लेवल 2 को, और फिर 1 पर जाएगा। तो इट शुड बी प्रॉपरली इन अ लाइन और इन अ प्रॉपर ऑर्डर। यहां पर ग्रेपवाइन सिस्टम नहीं चलेगा। ग्रेपवाइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जैसे कभी मान लीजिए किसी पार्टी वगैरह में, कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर कोई भी मिल सकता है। वहां पर क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट का बंदा लोअर मैनेजमेंट के बंदे से या 4th लेवल मैनेजमेंट के बंदे से भी मिलकर बात कर सकता है, उससे आइडियाज ओपिनियन शेयर कर सकता है। दैट इज अ ग्रेपवाइन सिस्टम। लेकिन जब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग अथॉरिटी की, स्केलर चेंज की, दैट शुड गो ऑन अ ऑर्डर, यानी कि फ्रॉम डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अपवर्ड्स। 10 देखिए क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर यहां पर क्या कहता है कि मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हमारे मैनेजमेंट में यूज होते हैं और ह्यूमन, ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिए। यहां पर मिक्स करने की बात नहीं कही गई है। यहां पर कहा गया ह्यूमन एंटिटी अलग रखो और मटेरियल्स को अलग रखो, और साथ ही साथ इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखो। जो जितना काबिलियत वाला है, जो जितना इंपॉर्टेंट है, उसे उस तरह से अरेंज किया जाए और प्रॉपर एक ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हर किसी का रोल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और किसी न किसी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वर्किंग विदाउट एनी आप कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर एंड दे शुड बी आंसरेबल फॉर देयर जॉब। तो ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड। अब मटीरियल से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो मटीरियल भी एक प्रॉपर ऑर्डर में केप्ट होना चाहिए, जिससे कि उसे प्रॉपरली निकाला जा सके। और इसकी भी जिम्मेदारी जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी आपके फोरमैन्स हैं, या जितने भी वेयर हाउस कीपर्स हैं, उनको प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 11 में आता है इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी समझ लीजिए क्या होता है। इक्विटी मतलब द मैनेजमेंट शुड ट्रीट ऑल द पर्संस इन अ बिजनेस
और ऑर्गेनाइजेशन एज इक्वल एंड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी कोई भी एक मैनेजमेंट में काम कर रहा है तो विदाउट एनी बायस, हमारा लेवल टॉप है अगर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबको एक बराबर एक नज़रिए से और एक तरीके से ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं रखना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है बढ़ने की, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट रखना है फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर जहाँ पे वर्क हो रहा है मैनेजमेंट में, जिससे कि अपनी बात को वो रख सकें और शुड फील अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्रॉपर सैलरीज दी जाएं, तो यहाँ पर दे शुड फील लाइक अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो उन्हें भी लगना चाहिए वी आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हमें इसका एक हिस्सा माना जाता है। कई बार इसीलिए स्वेट इक्विटी, यानी कि जब कोई बहुत मेहनत करता है तो उसे इक्विटी में शेयर्स भी दे दी जाते हैं कंपनी के, जिसे सेट इक्विटी शेयर भी कहते हैं। नंबर 12 की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंपल सी चीज समझो, कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आता है, लंबे समय तक वर्क करूं, मुझे कोई निकाल ना दे, मेरी इज्जत हो और मेरी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के भी दिमाग में जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वो अपना 100% कमिटमेंट कभी भी उस जॉब को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा यार कभी भी निकाला जा सकता हूं, कभी भी मुझे फेंका जा सकता है बाहर, तो उस केस में तो वो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए देयर शुड बी जॉब सिक्योरिटी, उसे पूरी तरह से सिक्योर रखना चाहिए कि नहीं, आपको बिल्कुल भी कभी भी स्टैग ऑफ नहीं किया जाएगा, कभी भी आपको फायर नहीं किया जाएगा जब तक यू आर वर्किंग इन अ प्रॉपर एंड इन अ मेथड विद अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट और द कंपनी और मैनेजमेंट के जिस हिसाब से आप वर्क चाहिए उस हिसाब से आप करते रहेंगे। नोबडी कैन फायर यू एंड यू बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर रहेगी। आपको एक नोटिस भी सर्व किया जाएगा बिफोर फायरिंग, तो एक 3 मंथ्स का नोटिस बेसिकली सबको मिला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देखो क्या होता है। इनिशिएटिव कहता है कि जब भी कोई काम अगर हो रहा है तो हमें सबसे राय लेना चाहिए। बिकॉज इससे फायदा क्या होगा, क्या होता है कभी कभार वन डायरेक्शन ऑफ थॉट, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट में मैं बैठा हूं, मेरी जो थॉट होगी वो तो एक डायरेक्शन में ही चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सेट प्रिजम्पशंस और माइंडसेट से काम करता हूं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना माइंडसेट और प्रिजम्पशन होता है। तो अगर इनिशिएटिव को इनकरेज किया जाए, यानी कि जो भी लोअर मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट से रिलेटेड बंदे हैं उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान या व्हाट आर द कंडीशंस दैट शुड बी डन टू इम्प्रूव दिस। तो जब ये अपने आइडियाज देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो पहला चीज क्या होगा, बेटर आइडियाज वुड बी देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, हो सकता है कुछ आइडियाज ऐसे हो दैट वुड बी बेटर फॉर द डेवलपमेंट इन फ्यूचर। फोर्थ, थर्ड यू विल बी नोइंग द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन आइडिया दे रहा है उसका पोटेंशियल मिलेगा। फोर्थ, आपको मालूम चलेगा कि कितने काबिल, कितने अच्छे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जो आगे चल के कंपनी को लीड कर सकते हैं। तो initiative is very important and persons also feel a part of the organization। उन्हें भी लगता है हाँ यार मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ क्योंकि मेरी बात तो यहाँ सुनी जा रही है। That is very important, that is initiative। लास्ट 14th पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है कोऑपरेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सेविंग बेस्ट फॉर द लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। कहते हैं ना कि बिना जब तक लोग कोऑपरेटेड मैनर में काम नहीं करेंगे, कोऑपरेशन के साथ काम नहीं करेंगे, द वर्क वुड नॉट बी परफेक्ट एंड प्रॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट देयर शुड बी कोऑपरेशन अमंग द पर्सन, वन फॉर ऑल फॉर वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन का हित सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। एंड दे शुड थिंक दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पर्संस एंड दे विल बी वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम लोग मिलकर बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस वुड नॉट बी वो लूज नहीं होगी। थर्ड, देयर शुड बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। फोर्थ, देयर वुड बी
प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी गोल्स, एंड फिफ्थ ग्रोथ फॉर ऑल, सबका ग्रोथ होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना होगा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ रहेगा, सब मिलकर काम करेंगे कोऑपरेटेड मैनर में, तो ग्रो भी सब करेंगे क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। तो दैट शुड बी द स्पिरिट। आई होप ये 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुरु मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है किसी भी मैनेजमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराने में, चाहे कोई भी समय हो जाए। ये अपने हिसाब से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, तो ये अपने हिसाब से इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस दिए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। कमेंट करके कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए और इसे और ज्यादा पॉपुलर करें। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।